स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे टॉप ह्यूमन स्टुपिडिटी के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला स्टुपिडिटी क्या था? वो डैम्स था। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, डैम नेचर में बन जाता है कई बार जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के चलते या रिवर का खुद का कुछ एबनॉर्मलिटीज़ के चलते ये बन जाते हैं, नेचुरल है। और दूसरा एनिमल मेड है, यानी कि ये खासतौर पे नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पे एक स्पीशीज़ है जो इस काम के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि वो डैम बना सकता है। उसका डैम बहुत बड़ा रहता है। वो मतलब बेसिकली समझिए नदी कहीं से बह रहा है और बीवर्स जो जानवर का नाम है, बीवर्स जो है अगर वहाँ पहुँच गए वो नदी को वेट लैंड्स में बदल देते हैं। यानी कि मतलब आप समझिए ऑलमोस्ट को इवोल्यूशन हुआ है। उससे काफ़ी स्पीशीज़ का नुकसान भी हुआ, मतलब जो पहले की बात हो रही है, काफ़ी स्पीशीज़ उसके से अडॉप्ट कर लिया। तो अभी के टाइम में अगर आप देखते हैं तो रिवर बह रहा है, वो फुल स्पीड पे आ रहा है, फुल स्पीड पे निकल जा रहा है, इनपुट आउटपुट कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब बीवर्स उस पर डैम बनाता है तो एक वो छोटे छोटे डैम्स बनाते हैं। हमारे जैसा मेगा डैम बना के स्वाहा नहीं कर देते, छोटा छोटा डैम रहता है। वो छोटा छोटा डैम बना के उसका पूरा, और सारा चीज़ बायोलॉजिकली बनाया जाता है तो सारा एक इकोसिस्टम वहाँ बन जाता है, पूरा कचरा जैसा दिखने लगता है। लेकिन वो वेट लैंड बन जाता है, यानी कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बारिश को संभाल पाते हैं। और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट फायर संभाल सकें, वो फॉरेस्ट फायर भी संभाल लेता है। तो कुदरत में, नेचर में डैम्स है और हम लोग बहुत सौ साल से बना रहे हैं, बहुत 100 साल से बना रहे हैं। छोटे छोटे बिजली निकालना थोड़ा नया चीज़ है, लेकिन बना बहुत साल से रहे हैं। अब अंतर बस ये है कि हम लोग थोड़ा बह गए, मतलब एक होता ना कि थोड़ा सा ठीक है, गुड, नाइस, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप ब्लड डोनेट करते हो तो ठीक है, 1 लीटर नहीं डोनेट करने वाला है आप, जनरली नहीं कोई करने देगा। 6-7 लीटर आप डोनेट करने चले गए तो आप चले जाएंगे, तो दिक्कत वही होता है। हमने नदी के साथ वही किया। डैम का आइडिया मतलब जो है छोटे स्केल पे, छोटा, जैसे बोले ना बीवर छोटा सा बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो बड़ा कर दिए वो ले डूबा, मतलब ओवर हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो ये समझिए कि इंसान का जो मेगा डैम्स है, जिस भी नदी पे बनाया जाता है वो नदी खत्म हो जाती है। और ये मतलब प्रूफ चाहिए, कहीं पे जाओ ना यार, कभी जिंदगी में घर से निकलो, कोई भी डैम को देखो। अगर घर में ही देखना है तो प्लीज गूगल मैप में जाओ। गूगल मैप में सेटिंग है कि आप चेक कर सकते हो, साल बाय साल चेक कर लो। इसरो भी इमेजेस अपलोड करता है, चेक कर लो, खुद से चेक कर लो। डैम बनने से पहले क्या हालत था, साल भर का, मतलब आप देखो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, नदी जनरली सूखता नहीं है, यानी कि जीरो नहीं होता नदी का फ्लो। नदी एज ए परमानेंट फीचर माना जाता है। स्ट्रीम्स जो है वो आते जाते रहते हैं कि अरे बारिश में स्ट्रीम बन गया, खूब पानी बह रहा है और सूखा में खत्म। नदी क्या होता है कि बारिश में फैल जाता है और गर्मी में सिकुड़ता है। जीरो बहुत कम होता, बहुत कम। और इंडिया जैसे इन्वायरमेंट, नदी जीरो जनरली नहीं जाते हम लोग। बहुत सारे नदी से, मतलब समझिए हम लोग को बहुत सारे नदी मिले थे, हमें और चाइना में बहुत ज़्यादा नदी है। इसीलिए दोनों की आबादी इतनी है, क्योंकि इतना बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड संभाला जा सकता है। लेकिन हमने उसकी वाट लगा दी। तो ये समझना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप डैम बनाते हैं आपको आज लोग जिंदा मिलेंगे कि मेरे जन्म के टाइम, यानी कि जब मैं अराउंड समझ लीजिए 10-15 साल का था, यहाँ डैम बनना शुरू हुआ। डैम के लिए पीछे 100-150 मतलब किलोमीटर स्क्वायर का एरिया को स्वाहा कर दिया, डुबा दिया गया, फिर नीचे आ गया। देखते देखते उस साइड भी सूखने लगा और इस साइड तो खत्म ही हो गया पानी। ये हुआ है लोगों के साथ, मतलब ये एक लाइफ स्पैन के अंदर की बात हो रही है। और ये सब बिफोर ग्लोबल वार्मिंग है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। डैम आप ग्लोबल वार्मिंग नहीं भी होता तो भी बनाते हैं तो नदी ऊपर चला जाता, बस स्पीड डिफरेंट होता। अभी हमारा स्पीड एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा है। शुरू का कैलकुलेशंस जो हाइड्रोलॉजिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट में उनकी नौकरी लगती है, सरकारी जॉब होता है कि डैम बनाने से पहले उनको बताना होता है गवर्नमेंट को कितना नुकसान होगा। वो सारा कैलकुलेशन हमारा हमने बनाया, हमने टेस्ट किया। हम लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे कि अरे थोड़ा सा लॉस होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, अरे नदी है, नदी को क्या होगा। नदी बोला हम तो चल गए। आप लोग को इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखिए, इंडिया में बहुत सारे नदी में पुल होता है, रेलवे ब्रिज होता है, रोड ब्रिज होता है, उसमें नीचे मार्किंग दी जाती है। नीचे तक किसी ने मार्क नहीं किया था, कभी नहीं सोचा था कि पानी वहाँ तक जाएगा, सारा खुला। और गर्मी में लोग वहाँ जाके ये कर रहे हैं भैया, जिनका होमलेस लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, वो फ्लाईओवर के नीचे, हम पहले सोच रहे फ्लाईओवर है, अच्छा नहीं, ब्रिज है, नदी का ब्रिज है, नदी सूख चुकी है, खत्म, जीरो। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और रहा बात, ये काफी उससे फार्मिंग होता नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म में होता है। 100 बात की एक बात ये समझिए कि हम जब भी नदी रोकते हैं, शॉर्ट टर्म में हमें बहुत फायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म यानी कि 30 साल के अंदर हम लोग खत्म हो जाते हैं, यानी कि आप जिंदा रहोगे और आप देखते देखते भूखे मारे जाओगे। जो इंडिया के भी सारे फार्मर्स का हालत हो रहा है, जो कि इंडिया में नॉर्दर्न इंडियंस का हालत हो जा रहा है कि भैया दिल्ली में पानी क्यों कम है जब इतने सारे डैम्स बने हुए हैं, इतने सारे रिजर्वायर्स हैं। और एक दूसरा वो भी बात होता है कि रिजर्वायर खाली भी किया जा सकता है, करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, बिजली कहाँ से आएगा।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सब तो समझिए ये हमारी स्टुपिडिटी थी, इसके ऊपर एक अल्ट्रा स्टुपिडिटी है। आपने नदी को रोक दिया, सोचा कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है चलो वो स्टुपिड था। एक अल्ट्रा स्टुपिड आइडिया है कि जैसे हम लोग कहते हैं ओपन इरिगेशन चैनल, यानी कि ऐसे नदी को बस ऐसे हम करके ना पानी इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे। ये सोवियत यूनियन किया था और वहाँ पे स्टालिन ने किया था। स्टालिन ने इसलिए किया था ताकि लोग मर जाएं, क्योंकि स्टालिन बहुत ही गंदा डिक्टेटर था। उसको था कि भैया सब लोग मरते रहेंगे तभी तक तो हमारा दबदबा रहेगा। तो उसने क्या किया ना कि इतना ज़्यादा डैम्स, और रहा बात पब्लिक को पढ़ी लिखी होती नहीं है, समझ होता नहीं है, हर कोई हाइड्रोलॉजिस्ट तो होता नहीं है और कोई इतने लोग पढ़ेंगे भी नहीं। तो उसने क्या किया, नदी लिया, उससे डैम्स बना दिया, उससे मतलब कॉटन की खेती कर, पहली बार जमीन की बैंड बजा दी क्योंकि वो नेटिव क्रॉप्स नहीं थे। और कौन सा इरिगेशन कैनाल्स को ढंग से मेंटेन करता है, पानी सारा सूख गया, इवेपोरेट हो गया, ड्रेन्स खत्म हो गया। ये सी था बाय द वे, था SEA। ये 100 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ा एरिया का बात हो रहा है, कई हजार स्क्वायर किलोमीटर का, इसीलिए इसे सी कहा जाता है, लेक नहीं कहते हैं, सी कहा जाता था। इतना इससे पानी इधर उधर ड्रेन किया गया, खत्म, दी एंड, हो गया सर। ये 2015 का बात है, खत्म हो गया। कभी बारिश हुआ बहुत थोड़ा सा पानी आता है, ये मतलब सैटेलाइट से दिखता था इतना बड़ा ये होता था, सैटेलाइट बहुत बड़ा था, मतलब सैटेलाइट से तो नदी दिख जाता है, ये इतना बड़ा था, खत्म। सब डैम इरिगेशन कनाल लगा लगा के कर दिया। और इरिगेशन कनाल इतना स्टूपिड है कि चाइना लीजिए चाहे इंडिया लीजिए, मुंह खोल के बताया जाता है मंत्री लोग को कि सर आप यहां से अगर इरिगेशन कनाल आप 500 किलोमीटर दूर भेज रहे हो, ओपन पिट्स में भेजोगे, यानी कि ऐसे जो खोद के भेज दे रहे हो, पानी कितना बॉईल करेगा। और वो भी कैलकुलेशन गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि वो मान के चल रहा है कि सर जैसे मान लो आज इस साल का टेम्परेचर आप ले ले तो 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मान लीजिए गर्मी का पीक टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, अगले साल तो वो 43 हो जाएगा ना। तो आप तो 42 के हिसाब से कर लीजिए, 42 हर साल रहेगा, इसलिए सर वो ग्लोबल वार्मिंग आ गया है यहाँ पे, आपका कैलकुलेशन गलत है। तो देखिएगा कनाल बहुत बड़ा सा स्टार्ट होता है, पहुंचते पहुंचते छोटा हो जाता है, इसलिए हमको लगा क्यों छोटा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सर, इवेपोरेशन। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसका सीधा ऑप्शन है कि भैया ये जितने भी कनाल्स हैं इसको सीधे पाइप्स में बदलना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप का इस्तेमाल करना, नहीं तो पानी नहीं। आप नदी तो उड़ा ही दिए हैं, प्लस जिनके पास भेजना चाह रहे हैं वो लोग भी बोल रहे हैं भैया उतना नहीं आ रहा। और मैं सोचता रहता था कि इंडिया में इतने इरिगेशन कनाल्स हैं तो हमारा ग्राउंड वाटर क्यों घट रहा है। तब समझ में आया कि किसान लोग के पास ग्राउंड वाटर के सिवा ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ कुछ जगह पे चलते हैं, बोले बारिश के टाइम में ये सब बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन ईयर राउंड जिसके लिए बनाया गया था वो नहीं कर पा रहा है। और नदी भी मतलब उसमें शुरू का बना है, शुरू का 5 साल सारे किसान लोग चिल मारेंगे, मस्ती होगा, उसके बाद पानी होता था एक टाइम पे, मतलब ये दिमाग में घुसता नहीं कि पानी खत्म हो जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, शॉर्ट टर्म गेन, परमानेंट लॉस ऑफ फ्रेश वाटर खत्म हो जाता है, समुद्री पानी तो बचा रहेगा, फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा। और रेन वाटर का साइकिल नहीं हो पा रहा है। क्यों साइकिल नहीं हो पा रहा है? पहले ग्लोबल वार्मिंग जमीन को ज्यादा हॉट करता है, यानी कि रेन होने की प्रोबेबिलिटी समुद्र में ज्यादा होती है। मतलब अगर आप 0 to 100 ले ले तो क्या प्रोबेबिलिटी है बारिश समुद्र में होगा? मेजॉरिटी समुद्र में होगा। 70% अर्थ का सरफेस एरिया समुद्र है, तो मेजॉरिटी तो समुद्र में ही होगा। प्लस आप जमीन जो है उसे भूंज देते हो, एक्स्ट्रा हॉट कर देते हो, एक्स्ट्रा हॉट कर देते हो, कितना चांसेस है कि एक्स्ट्रा हॉट जगह पे पानी भर जाएगा? कम ना। तो लॉजिक वही है कि ये आइडिया हमारा सबसे स्टूपिड था। मतलब हम लोगों ने छोटे छोटे देखा, कुदरत में देखा तो हम लोग बह गए, और जो इतना बड़ा है खत्म हो गया। अभी लोग जो कि स्कूल में पढ़ लेते हैं, मिनिस्टर साहब को मूर्ख बना के बेच देते हैं, ये लोग लड़ मरेंगे, मानेंगे नहीं। जबकि जिनका काम है ये बताना, वो चिल्लाते रह जाते हैं सर गंगा पे इतना सारा डैम मत बनाओ, हम लोग के पास कुछ नहीं रहेगा, पटना में आते आते तक गंगा गायब हो जाएगी। और हो रहा है, खत्म सर, खत्म, दी एंड। और ये तो अभी की बात हो रही है, आने वाले 5 साल में क्या होगा उसका तो बात ही नहीं करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी। अब रहा बात, काफी लोग बोले ये वो, पहली बात हमारे पास अब बेटर टूल है और सोर्स भी है। यानी कि अगर आपको बोलता बिजली चाहिए, सोलर ज्यादा अच्छा बिजली देगा। अब बोले 24/7, कोई भी डैम्स 24/7 नहीं देता है बिजली, मतलब वो 24/7 चलता रहता है, लोड कम बेसी होता है। और आप अगर सोलर से सरप्लस बिजली बनाने लगते हो दिन में, तब इंजीनियर्स लोग आएंगे, बोलेंगे सर आपका ये सरप्लस एनर्जी हम स्टोर कर लेते हैं। समस्या बनाइए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और 10,000 टूल्स हैं, बस टूल्स कोई डिप्लॉय नहीं कर रहा है क्योंकि उतना डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं? कि सब पड़े हुए हैं कि भैया हमको 24/7 बेस लोड चाहिए। सर वो हमें सूट नहीं करेगा, हमें सोलर सूट कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है। मैंने घर में छत में लगा लिया है, छोटा सही से, उससे ही मेरा काफ़ी सारा लोड कम हो गया है। तो वो समझिए कि वो करके आप समस्या सुलझा सकते हैं। नदी खत्म करके, नदी कुदरती है, वो ग्लेशियर से बनता है, समुद्र में जाना है, उसको जाना है, तभी उसकी सैलिनिटी सही रहेगी। और ये दूसरा एक साइड इफेक्ट होता है कनाल्स का, क्योंकि पानी इतना इवेपोरेट होता है, स्टार्टिंग की सैलिनिटी कितना उसमें नमक है बहुत कम रहता है, थोड़ा सा, बहुत कम, जाते जाते नमक बढ़ने लगता है। और फिर लोग बोलते भैया हमने ये, आप सोचे होंगे इजिप्ट में भी यही हुआ था, आप नदी का पानी से इरिगेशन कर रहे हैं तो भैया सॉल्ट कहाँ से आ जा रहा है? पानी बहुत इवेपोरेट कर रहे हो, तो दिक्कत वही है। ओपन कनाल हम लोग नहीं कर सकते, वो सारे कनाल्स को तुरंत पाइप में बदलना है, नहीं तो मारे जाएंगे। और देख ही रहे हैं आप, दिल्ली का इसी साल का मैं बात कर रहा हूँ ना, आप तो देख ही रहे हो वाटर हालत क्या है। तो वही समझिए, हमारे पास बेटर टूल्स हैं। बाढ़ भी रोकने का बेटर टूल है बिना नदी को रोके हुए, और बिजली निकालने का तो बहुत सस्ता टूल है।
तो वो अगर हम लोग नहीं चेंज करते हैं अपने आप को, तो ये जैसे हम लोग अभी बहुत सारे हालत का देख रहे हैं। लेक्स तो इंडिया में गायब ही हो गए हैं। वेटलैंड्स क्या होता है बच्चों को नहीं पता, और ये नदी है, दिस इज नदी। तो समझना बहुत जरूरी है, ये हमारा इंसानियत का बहुत बड़ा बेवकूफ़ी था। मतलब मैं ब्लेम नहीं करता हूँ अपने एंसेस्टर्स को, अभी की जनरेशन को जरूर ब्लेम करता हूँ, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, आपके पास सैटेलाइट मैप है, आप जाके नदी में चल के देख सकते हो। तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप ही को मूर्ख बनाया जाता है, आप ही को बेचा जाता है। पॉलिटिशियंस आपको आके चूना लगाते हैं कि सर हमें 6,000 करोड़ का लोन उठाना है देश पे, ताकि देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाए और हम फिर आपकी नदी खत्म कर देंगे 10 साल में, लेकिन आपको शुरू का 5 साल बहुत पानी रहेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है पूरी दुनिया की। मैं क्लियर कर दूं, पूरी दुनिया का, ये तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, लेकिन पूरी दुनिया का रियलिटी यही है कि हमने सोचा इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कुदरत बोला बेटा बहुत गलत साइड इफेक्ट होगा, और ग्लोबल वार्मिंग बोला अरे आप तो नेचर तो 50-60 साल में बैंड बजाएगा, हम 15 साल के अंदर साफ कर देंगे। चाइना छाती पीटता रहता था कि इनका जो थ्री गोर्जेस डैम जिस रिवर पे बनाया गया है वो कई हजार साल से नहीं सूखा, उनके पास 3,000 साल का रिटर्न रिकॉर्ड है, मतलब कि क्लेम करते हैं वो, और पेपर उनके पास बहुत पहले इन्वेंट हुआ था, तो चांसेस है कि वो सही है। और जितना बड़ा है वो नेचर में है एविडेंस कि वो बहुत साल से नहीं सूखा, अभी सूखा। अब बात करते हैं दूसरा, फार्मिंग है। तो फार्मिंग ये समझिए, फार्मिंग में थोड़ा बात ये है कि हम लोग चेंज नहीं हो रहे हैं और नया नॉलेज आ चुका है मार्केट में। तो ये नया नॉलेज क्या है? ये नया नॉलेज है माइसीलियम नेटवर्क का। माइसीलियम नेटवर्क एक समझिए, हम लोग को प्लांट्स को कहते हैं प्लांट्स ये स्मार्ट नहीं है, लिविंग नहीं है, ये प्लांट सब चीज़, ऑब्वियसली प्लांट सबको पता रहता है कि जिंदा है कि मर गया है। तो हम लोग ये ऊपर देख रहे हैं, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे उसका जान रहता है, इसीलिए हमें नहीं समझ में आता है। जमीन के नीचे माइसीलियम नेटवर्क है। माइसीलियम नेटवर्क एक पूरा इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसमें बैलेंसिंग होती है, ट्रेड होता है। तो बोले करेंसी क्या है? करेंसी है शुगर, और किस चीज़ के? एनर्जी के बेसिस पे, यानी कि फंगस जो है, जो अंदर माइसीलियम नेटवर्क बना रहा है, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास एनर्जी नहीं है। प्लांट्स के पास क्या है? एनर्जी, सोलर एनर्जी उसके पास आ रहा है, वो शुगर बना के दे रहा है। और माइसीलियम नेटवर्क क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। हम लोग उसको इतना फ्राई कर दिया, क्योंकि शुरू में समझ में नहीं आता था, तो फंगिसाइड डाल डाल के एकदम फ्राई कर दिया, सारा जमीन इसमें बदल गया, नमक में, बालू में बदल गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये अभी मतलब समझिए हो गया है, लगभग 30 साल पहले इंसानियत को समझ आया माइसीलियम नेटवर्क क्या है, और ये इतना खौफनाक था, क्योंकि आप समझिए ये ऐसा था कि हम लोग का गैस ये था कि जब माइसीलियम नेटवर्क का इनिशियल स्टडीज हुआ तो था कि ये शायद इक्वलाइज कर देता होगा, कि मान लीजिए अगर यहाँ पे फॉस्फोरस ज़्यादा है, वो सारे जमीन पे फॉस्फोरस फैला देता था। वैसा नहीं है, वो ट्यून करता है, यानी कि एक प्लांट के पास अगर फॉस्फोरस की डिफिशियंसी है, फॉस्फोरस का डिपॉजिट से लेके वहां तक एक हाईवे बनाया जाएगा और भेज दिया जाएगा। आप लोग सोचिए कि हम लोग किसान लोग बहुत रोते हैं कि जब भी टिड्डों का वो होता है, कीड़ा का पूरा लगता है, पूरा का पूरा फसल खा जाते हैं। जंगल में ये प्रॉब्लम कभी क्यों नहीं होता? क्योंकि जब जंगल में कीड़ा धप्पा मारता है तो वो प्लांट जो है इमिट करता है, स्क्रीम करता है। उसका मतलब पूरा एक सिग्नेचर है जो आपको बायोलॉजिस्ट लोग बता देंगे कौन कौन सा केमिकल वो रिलीज करता है चिल्लाने के लिए, सर मेरी बैंड बज रही है। अब उस दरमियान नीचे जो फंगल नेटवर्क है वो खींच लेता है उसका, जितना उसका एसेंस निकाला जा सकता है निकाल देते हैं, और अगल बगल वाले जितने प्लांट्स हैं उसको रीइंफोर्स किया जाता है इंसेक्टिसाइड से। नेचर के पास, प्लांट्स के पास अपना इंसेक्टिसाइड है इंसेक्ट से लड़ने के लिए, वो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए उसका 5 ppm पे चल रहे थे, वो 15 कर देते हैं, यानी कि कीड़ा एक से दूसरे पे जैसे कूदने जाता है वो इतना कड़वा रहता है कि उसको खा नहीं पाता। इसीलिए कुदरत में कभी ऐसा नहीं हो कि जंगल है और पूरा कीड़ा स्वाहा। फसल में होगा, क्यों? फसल में माइसीलियम नेटवर्क नहीं है, क्योंकि सारे कुदरती पेड़ में शील्डिंग का एल्गोरिदम बना हुआ है कि सर ये इंसेक्ट आने पे ये एंटीडोट लगाना है, सब बना हुआ है। लेकिन वो अकेले नहीं काम कर सकते, एक पौधा नहीं कर सकता, उसको पूरा नेटवर्क चाहिए, ताकि उसका भैया जैसे हम लोग सैनिक कैसे करते हैं, सैनिक हर जगह से बनते हैं, लेकिन एक जगह रखना पड़ता है ना कि भैया ओ इधर ढप्पा मार रहे हो, उधर ढप्पा मारो। वो करने का काम माइसीलियम नेटवर्क होता है। ये बहुत रिसेंट डिस्कवरी है, और इसके लिए हम लोग रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल किया था, क्योंकि श्योर किसी को नहीं पता रहा था कि एक मिनट, हमको लग रहा है कार्बन यहाँ से लेके इस पेड़ को दे रहा है जिसको जरूरत है। इट्स लाइक वो किसी को पच नहीं है, सब लोग मान के चल रहे थे वो बस एक इक्विलिब्रियम बैलेंस, मतलब कि बैलेंस कर देता है, ऑस्मोसिस बैलेंस कर देता है। नहीं सर, उसमें लॉजिक है। तो ये रीसेंट है, मतलब कि बहुत पुराना किताब देख लीजिएगा, उसमें नहीं लिखा रहेगा, बहुत रीसेंट है माइसीलियम नेटवर्क का नॉलेज। तो रहा बात इससे क्या फायदा हुआ, ये नॉलेज जो हमें अभी रिसेंटली मिली है, इससे क्या कर सकते हैं? इससे हम लोग इफिशिएंटली फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कितना तेल लगेगा, कितना पानी लगेगा, कितना न्यूट्रिशन लगेगा, मतलब कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा बेसिकली, वो सब कम कर सकते हैं। प्लस सस्टेनेबल, यानी कि आप सालों बार फार्मिंग करते रहिए और ये बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आपका जमीन वो जो होता है ना कि बंजर हो गया, नहीं सर, आपका हेल्दी जमीन हो जाएगा और ग्रो करेगा। तो करना क्या है?
करने के लिए 3 औजार चाहिए आपको। पहला औजार है कवर क्रॉप्स। नंगी मिट्टी यानी मर गई, यानी मिट्टी अगर कभी ऐसा दिख रहा है यानी वो मिट्टी मर चुकी है। कुदरत में नेचर प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि कभी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जमीन के ऊपर से हटने नहीं चाहिए। किसी भी फॉरेस्ट में जाइए, नेचुरल फॉरेस्ट में कभी जमीन आपको नहीं दिखेगा, हमेशा छोटे छोटे फंगस, प्लांट, मशरूम, कुछ ना कुछ कवर किया रहेगा। गलती से भी अल्ट्रावायलेट सन का जमीन को नहीं छूना चाहिए, अगर वो छुआ स्टेरलाइज कर देगा। किसको स्टेरलाइज करेगा? माइसीलियम नेटवर्क को। तो इसीलिए वहां पे शील्डिंग की जरूरत होती है। जो आप देखते हो कि खरपतवार जिसे हम लोग बोलते हैं कि ढप्पा मार देते, वो क्यों मार रहे हैं ढप्पा? वो कुदरत का सीलिंग रिएक्शन है। हम लोग को उस रिएक्शन को कंट्रोल में लाना है कि भाई बंद नहीं करना, जो हम लोग पहले कर रहे थे बंद कर रहे थे ना सर, हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमें एक फसल चाहिए, लगा दिए, कवर क्रॉप्स दूसरा लगा दिए। और ये कवर क्रॉप्स आप बोलोगे दो एक साथ नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। कुदरत में यही है सबसे बढ़िया बात, आराम से आप लगा सकते हो। तो कवर क्रॉप्स कवच बनाता है, और ये कवच का 2-3 फायदा होता है। पहला फायदा आपका मिट्टी में जड़ रहता है, जड़ रहने से मतलब पूरा इकोसिस्टम हेल्दी रहता है। प्लस सनलाइट डायरेक्ट नहीं, ये मतलब मर गया ये और बाय द वे आप लोगों से कितने लोग पता है मिट्टी भूरा नहीं होना चाहिए था, काला होना चाहिए था, उसमें कार्बन होना चाहिए था। ये हम लोग भूल गए, बोल रहे हैं ना, हम लोग गलत तरीके से फार्मिंग कर रहे थे। और देखिए जंगल का मिट्टी कैसा होता है, शुद्ध काला, उसमें ऑर्गेनिक होने चाहिए। तो जितना ऑर्गेनिक है बम बम। तो कवर क्रॉप पहला औजार है। और कवर क्रॉप कौन सा लगाया जाए ये डिपेंड करता है आपका जमीन कैसा है, आपका वातावरण कैसा है। तो उसके लिए हमारे लिए शायद ढेंचा बहुत सूट करता है इंडिया में, यूपी वाले एरिया में। फिर हो गया जीरो टिल फार्मिंग, यानी कि उखाड़ देना नहीं आपको मिट्टी को। ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, उखाड़ देना। क्यों? क्योंकि माइसीलियम नेटवर्क का जो फिजिकल थ्रेड्स है उसे तोड़ दे रहे हैं और उसे आप एक्सपोज कर दे रहे हो। किससे? अल्ट्रावायलेट से। क्या आउटपुट हो रहा है? स्टेरलाइज, मिट्टी खत्म। हेल्दी मिट्टी की जगह आपके पास मरी हुई मिट्टी आ गई। बेसिकली आप मिट्टी को बालू में बदल रहे हो। तो उसके लिए भी जीरो टिलेज किया जा रहा है। ये देख रहे बहुत कम नुकसान करता है मिट्टी को। और कुछ कुछ सिस्टम में लोग मतलब पोटैटो हो ये सब उगाने के लिए ऐसा मैट बना रहे हैं, मतलब मशीन से मैट्स बन रहे हैं, मैट्स में ही आलू लगा दे कहीं और जड़ घुस जा रहा है। और उससे फायदा ये होता है जितनी बार आप मिट्टी को कोड़ते हैं वो स्ट्रक्चर उसका डैमेज हो जाता है, रूट्स टूट फूट जाते हैं, तो हाईवे नहीं बन पाता है न्यूट्रिशन का। जब आप उसको बहुत कम डैमेज करें, जीरो, इसीलिए बोले टारगेट यही रहता है जीरो टिल फार्मिंग या लो टिल फार्मिंग। जितना कम आप कर सके डैमेज उतना है, ताकि स्ट्रक्चर बचा रहे। जितना स्ट्रक्चर बचा रहेगा अगला फसल को बहुत कम एनर्जी में वो कैप्चर कर लेता है। मतलब ऐसा समझिए कि रोड बना हुआ है, सुएज बना हुआ है, आपने वहां घर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे मिट्टी में आप करेंगे तो वहां उसे रोड भी बनाना पड़ेगा, अपने से सुएज भी करना है। तो बोलेंगे भैया उपज नहीं हो रही, कैसे होगा? उसको सारा चीज खुद ही करना पड़ रहा है, और फिर आप उसको काट दोगे, फिर नेक्स्ट प्लांट को फिर से बनाना पड़ेगा। तो वही। और क्रॉप साइकिल, ये हम लोग को पहले पता था, क्रॉप साइकिल इंडियन फार्मर्स को पहले पता था। लेकिन हरित क्रांति के टाइम हम लोग थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ा गए, थोड़ा ज़्यादा मतलब अकबक हो गए थे। तो क्रॉप साइकिल्स की हमने वाट लगा दी। क्रॉप साइकिल्स हमें पता था, ये मैं जो पता है कि यूपी बिहार में काफ़ी किसान लोग हैं, उनको पता था कि पहले कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही प्लांट बार बार लगाया जाए या हर साल एक ही जैसा चीज़ लगाया जाए, एकदम नहीं करते थे। वो वापस लाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 3 औजार का इस्तेमाल करके आप आराम से ब्रेन पावर करना पड़ेगा। ये मैं क्लियर करता हूँ, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। आप कवर क्रॉप्स वैसे अरे वो यहाँ जैसे मैं ढेंचा ही बोल रहा हूँ, ढेंचा साउथ इंडिया में नहीं काम करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसीलिए कृषि विज्ञान केंद्र है, सारे कृषि विज्ञान केंद्र के पास उनका डिपॉजिट रहता है कि सर यहाँ की मिट्टी ऐसी है, ये आपको सूट करेगा। जीरो टिलिंग इसके लिए भारत सरकार से लेके ऑलमोस्ट पूरा प्लैनेट सब पड़ा हुआ है कि भैया करो, सबका फायदा होगा। और बाय द वे किसान लोग का ही फायदा होता है कि तेल कम लगता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका फायदा क्या होगा अगर हम लोग ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते, जितना स्पीड से फाइबर अडॉप्ट कर लिए, 5G अडॉप्ट कर लिए, तो भैया हमारा टेंशन खत्म हो जाता है फार्मिंग। और बाय द वे इससे ये फायदा रहता है, अगर आपका जड़ बनते जा रहा है वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर पाता है तुरंत वो बहुत बढ़ जाता है। यानी कि फ्लैश फ्लडिंग कम हो जाती है। यानी कि जो ये टॉक्सिन रन ऑफ होता है फार्मिंग से, क्यों क्या पेस्टिसाइड्स डालें, फर्टिलाइजर डालें, वो पानी में रन ऑफ होकर नदी में चला जाए, नदी में आपका पॉइजन आ गया, टेंशन नहीं है सर। वो अगर आपका ये है डीप रूट्स बनने लगते हैं, क्योंकि अगेन कवर क्रॉप्स मल्टीपल कीजिएगा, जीरो टिल करिएगा, मतलब डैमेज करना नहीं है, उखाड़ना नहीं है उनको, तो धीरे धीरे वो बहुत नीचे तक जाता है। पानी फ्लड होगा, वो बोले अरे रुको यार, रुको, तुम नीचे चले जाओ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करो। और क्या है दुनिया में सबसे बड़ा क्या है सरफेस एरिया लैंड पे? फार्मिंग। तो फार्मिंग को, आप सारे फार्मिंग को सुधार देंगे तो इतना ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होने लगेगा कि रेन कहीं पे भी हो हम लोग वाले संभाल लेंगे। तो वही समझिए कि हम लोग कितना जल्दी फाइबर, बाय द वे फाइबर और ये माइसीलियम नेटवर्क का डिस्कवरी ऑलमोस्ट सेम टाइम के आसपास है, और हम लोग 5G कितना जल्दी पहुंच गए, लेकिन फार्मिंग अभी भी पुराने जमाने में बैठ की हुई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के पीछे भागे, डेड सॉइल हमारा गिफ्ट होगा, उसके बाद सारे किसान रोते रहेंगे कि भैया कितना हम इस पे फर्टिलाइजर डालें, फर्टिलाइजर का दाम बढ़ रहा है। तो बात वही है कि अब आप रिस्क लीजिए। कवर क्रॉप, जीरो टिल फार्मिंग, इस सब में साइड इफेक्ट होता है कि आपको शुरू का कुछ साल नहीं प्रॉफिट होने वाला, क्योंकि बोले आप मरी हुई मिट्टी कर रहे हो। मरी हुई मिट्टी को जिंदी मिट्टी बनाने में एटलीस्ट 3 से 5 साल तक लग सकता है, उसके बाद आप प्रॉफिट निकालो। और जो फार्मर लोग 10 साल तक हिम्मत बांधे रखे, अरे पेस्टिसाइड क्या होता है,
फर्टिलाइजर क्या होता है, हर्बिसाइड क्या होता है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो जंगल बन जाता है बेसिकली और वो संभाल लेता है अपने आप को। अरे भैया ये फतिंगा हमला मारा, मिसाइल मार दिया जाता है अगल बगल से, उसको भैया इसको आइसोलेट करो, अपना इंसेक्टिसाइड वो बढ़ा दिया जाए। तो फार्मिंग के भी हमारी एक बेवकूफ़ी है जो 30 साल में नहीं सुधारे। अब बात करते हैं बायोफ्यूल। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये समझिए कि हमारा स्टार्ट जो है, यानी कि इंसानियत जब एनर्जी को यूज़ करना शुरू किया, इंजन्स बनाना शुरू किया, हम लोग तभी से बायोफ्यूल यूज़ कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और बायोफ्यूल में क्या फ़ायदा है? बायोफ्यूल का फ़ायदा ये है कि अगर सही से किया जा रहा है तो वो CO2 साइकिल करने लगता है, ऐड नहीं करता। फॉसिल फ्यूल क्या है? आपका प्लांट मैटर है, यानी कि सोलर एनर्जी हाइड्रोकार्बन में बदला, ठीक है? प्लांट ने सोलर एनर्जी गटका, जैसे हमारा सोलर पैनल गटकता है, उसके बाद क्या देता है? बिजली देता है, वोल्टेज पोटेंशियल देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सोलर एनर्जी आ रहा है, उधर तिड़म हो रहा है, तिड़म के बाद क्या मिल रहा है आपको आउटपुट? हाइड्रोकार्बन, लिपिड्स या वुड, जो आपके बेसिकली आपको हाइड्रोकार्बन का चेन्स वो दे रहा है, और एटमॉस्फेयर से वो ये समझ लीजिए CO2 चूस रहा है, उसको ऑक्सीजन तोड़ दे रहा है, फिर पानी चूस रहा है, पानी से ऑक्सीजन तोड़ के ऑक्सीजन निकाल दे रहा है, और हाइड्रोजन और कार्बन को लेके शादी करा। तो ऐसे करके हाइड्रोकार्बन होता है, और यही मरते हैं, जमीन पे गिरते हैं, फिर धीरे धीरे दफनाते 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 वो कुक हो जाते हैं, कुक होते होते हैवी हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, फिर और दबते 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 और कुक हो जाते हैं, वो अल्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल बन जाते हैं। तो ये कुदरती हम लोग जो निकाल रहे हैं वो सोलर पावर ही है, बस एक्स्ट्रा स्टेप से आ रहा है, टाइम के रास्ते से आ रहा है। अब रहा बात की बायोफ्यूल जो है, वो लंबा रास्ता से आने की जगह पे सर इसी साल कर दो ना, इस साल फसल लगाओ, इसी साल तेल जलाओ, इसी साल फिर से फसल लगाओ, तो इससे फायदा क्या होता है? ये कार्बन साइकिल करने लगता है, ऐड नहीं करता है। जो हमारा क्रूड ऑयल है वो कुदरत का डंप है, कुदरत ने उतने कार्बन को एटमॉस्फेयर से निकाल के हटा दिया है, हटा दिया, काम खत्म हो सर, वो हट गया सर, उसके बारे में आप मत सोचो, क्योंकि कार्बन रन अवे इफेक्ट कर सकता है एटमॉस्फेयर में, यानी कि कार्बन अगर है एटमॉस्फेयर में, वो जला, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वो हीट ट्रैपिंग इफेक्ट करेगा, हमने वीनस की तरफ फ्राई कर देगा, तो इसीलिए कार्बन को ट्रैप करके हटाया जाता है। वो कुदरती एक साइकिल बन गया है, उस साइकिल को हमने तोड़ दिया। कुदरत उसे दफनाती थी, हम लोग उसे, मतलब समझिए जो हमारा टॉयलेट था, वहीं से टॉयलेट से मटेरियल निकाल के हम लोग बाहर से फिर से एटमॉस्फेयर में डाल दे रहे हैं। तो बायोफ्यूल क्या करता है कि सर वो सब टॉयलेट से क्यों निकाल रहे हो? इसी साल बनाते हैं, इसी साल खपाते हैं, इसी साल साइकिल करते रहते हैं, साइकिल करो, आपका जेट इंजन चलेगा, बम बम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, अगला फसल उसको खा लेगा, फिर से वही करो। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? सोलर एनर्जी आ रही है। तो ये आइडिया सबको पता है, और बोल रहे हैं हमें इंजन बनाया था, इसी पे चलाया था। तो ये समझना है, आप सोलर पावर पे चल रहे हो, बस वो केमिकल एनर्जी है। जैसे सोलर पावर अभी मेरे घर में जो सोलर पैनल लगा वो इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नहीं हो रहा है, यहाँ पे सोलर इनटू केमिकल एनर्जी हो जा रहा है। स्टोरेज का टेंशन नहीं है, टंकी में आप स्टोर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, और मेटल्स भी नहीं होते हैं इसमें। यानी कि अगर आप बायोफ्यूल बनाते हैं, ठीक से करते हैं, तो उसमें सल्फर कितना होगा? बहुत कम होगा। उसमें आपका मरकरी कितना होगा? सब बहुत कम होगा। तो बहुत सारे टॉक्सिक जो हैं वो नहीं रिलीज होंगे, यानी कि पोल्यूशन भी कम होगा, यानी कितना CO2 निकल रहा है, और इमिशंस भी कम होंगे, कितना कंटेमिनेंट्स निकल रहा है, दोनों कम होगा, सबका भला होगा, तो CO2 बढ़ेगा नहीं एटमॉस्फेयर में। तो ये मेन फायदा है। दूसरा, अब इसको किसने इस्तेमाल किया है? रूडॉल्फ डीजल का नाम तो आपने सुना होगा, डीजल गाड़ी में आप बैठे ही होंगे। तो डीजल गाड़ी जो है, वो डीजल जब बनाया गया था उस टाइम क्रूड ऑयल का कोई डिफाइंड आउटपुट नहीं था, यानी क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकाला जा रहा था, गैसोलीन निकाला जा रहा था, डीजल कोई निकाल ही नहीं रहा था, वेस्ट प्रोडक्ट था। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, वेस्ट प्रोडक्ट था उस टाइम पे। ये लेट 1800s की बात है, तो ऑब्वियसली उस टाइम कोई उतना यूज़ नहीं था। तो रूडॉल्फ डीजल ने जो इंजन बनाया था वो चलाते किससे थे? वेजिटेबल ऑयल से। इसीलिए देखिए आज के टाइम में भी वेजिटेबल ऑयल पे आप कोई भी इंजन चला सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो। और मेहनत नहीं करना चाहते, डीजल इंजन में डाल दीजिए, कुछ भी चल जाएगा। डीजल इंजन में वेजिटेबल ऑयल चलता है, वो उसका ओरिजिनल फ्यूल है, ओरिजिनल। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग ये फ्यूल साइकिल पे चल ही रहे थे कि भैया सोलर पे चलते हैं ना, काहे जमीन का मतलब टॉयलेट से निकाल के वापस कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो एटमॉस्फेयर में, साइकिल करते रहो, काहे लोड ले रहे हो? तो रूडॉल्फ डीजल ने, उन्होंने नींव रखा, फादर ऑफ डीजल इंजन। फिर आते हैं हेनरी फोर्ड में, जो फादर ऑफ ऑटोमोबाइल कहा जाता है। ये एथेनॉल पे चल रहे थे। इनका भी प्रिंसिपल क्या था कि भैया फार्मर्स के हाथ में रखो, काहे आप मतलब कि भैया अरब के नेशन में जाके हुलुलुलु कर रहे हो, भैया फार्मर्स के हाथ पे रखो। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये दोनों का आइडिया सही जगह पे था, स्केल गलत था। क्यों? क्योंकि उनके टाइम में आबादी बहुत कम थी, रिक्वायरमेंट कम था, तो जितना वो करना चाहते तो मुंह दिखाई का साइड में हो जाता। मतलब उस टाइम का उनका अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे कि उनका क्या सपना था, उनका सपना था कि जैसे मेगा फार्म्स आने लगे थे 1900s में, यानी कि बड़े बड़े फार्म जो कुछ लोग संभाल रहे हैं, तो कि एक परिवार है, ये बहुत बड़ा फार्म है, उनका था कि भैया एक छोटा सा एरिया रख देंगे, उससे फ्यूल क्रॉप्स के लिए, उससे फ्यूल निकलेगा, उससे जितना इनको प्लांट्स में मेन चाहिए वो कर लेंगे। ये उनका सपना था। आइडिया एकदम सही, सही रास्ते पे चल रहे हैं, धरती को कोई नुकसान नहीं होगा, साइकिल होता रहेगा, सोलर पावर पे चलते रहेंगे, सब खुश रहेंगे।
और इसके बाद अब बात करते हैं ऑयल एम्बार्गो हुआ, यानी कि अमेरिका को तमाचा पड़ा जोर से, ओपेक ने बहुत जोर तमाचा मार दिया। और ये अमेरिका उस टाइम का जो था, यानी कि सोवियत यूनियन से लड़ रहा था और आप समझ लीजिए उसके पास बुद्धि थी, आजकल नहीं है लेकिन उस टाइम बुद्धि थी। तो ये लोग मिसाइल मारने के जगह बोले बुद्धि मारते हैं हम तुमको। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक्वाटिक स्पीशीज प्रोग्राम, ASP। ये 1970 से 1996 में इस प्रोजेक्ट को बंद किया गया। ये प्रोजेक्ट का काम था कि भैया हमें दोबारा ऐसा मत करो कि शर्मिंदा होना पड़े किसी देश के सामने। तो इन्होंने पूरा रिसर्च पेपर अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हो। माइक्रो एल्गी पे ये लोग कूदे हैं। क्यों कूदे? माइक्रो एल्गी पे हिसाब ये था कि ये कंपीट नहीं करता है फूड क्रॉप से। मैं ये बोला कि रूडॉल्फ डीजल में दिक्कत वही होता है कि अगर आप उस पर आज करेंगे आप भूखे मारे जाएंगे, क्योंकि जमीन उतनी है, सरफेस एरिया उतना ही है। कहाँ पे आप उगा नहीं रहे हो फसल? समुंदर में। और एल्गी पे क्यों नहीं करते? एल्गी को फ्रेश वाटर चाहिए, 400 से 600 लीटर फ्रेश वाटर चाहिए 1 लीटर पेट्रोल में। उतना फ्रेश वाटर हमारे लिए नहीं है। लेकिन सी में क्या है? पानी की कोई कमी नहीं है। सी को क्या हैंडल कर सकता है? सीवीड हैंडल कर सकता है, उसे कोई टेंशन नहीं है। अरे समुद्र में नमक है, इसलिए भैया नमक तो मेरे दांत में भी है, कोई टेंशन नहीं है, अपना समझिए। तो ये उन्होंने 1996 में, आपके पास रिपोर्ट है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसको हिसाब लगाया कि इसको जमीन पे नहीं लड़ना पड़ेगा और स्केल कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको बोलता हूँ 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दीजिए जमीन पे, कहीं आप इंडिया में नहीं निकाल पाएंगे उतना। मैं बोलूँगा समुद्र में वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं क्रॉस करेगा। मतलब देश का एक होता है नेशनल बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर वाटर में। तो वाटर का जो इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल वाटर, हम लोग उसको छूने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, देश के अंदर ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। स्केल कीजिए जितना। और रहा बात की उससे आप क्या चला सकते हैं, चला चुके हैं सर, टिकट एंड गो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग का रास्ता, जो हमारी जो गाड़ी चली थी वो बहुत सही चल रही थी, सही रास्ते पे थे। और हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 90% 1996 में कंप्लीट कर लिए थे। इन 96 को 100 नहीं कर पाए। तो वही है। और इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट होता है, अगर मान लीजिए इंसानियत पड़ जाता है कि भैया हम सीवीड बायोफ्यूल ही करेंगे और उससे हमारा इंडस्ट्री करेंगे, आपको करना क्या है? इसको ओवर प्रोड्यूस करना है। क्यों करना है? अभी ये क्लियर हो चुका है कि बिना CO2 स्क्रबिंग के पृथ्वी नहीं बचने वाली है, क्योंकि हम लोग रन अवे इफेक्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। अगर CO2 नहीं हटाए, मारे जाएंगे। तो CO2 हटा कौन सकता है? जिसने पहली बार हटाया था, प्लांट लाइफ ने। प्लांट लाइफ बनाइए और बनाइए। जैसे मान लीजिए आपको 100 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए कि एविएशन फ्यूल निकालने के लिए, ठीक है, आप 400 स्क्वायर किलोमीटर कीजिए, क्या होगा? आप फ्यूल बनाइए, उसे स्टोर करते जाइए, फ्यूल बनाइए, स्टोर कीजिए। जब आपके सारे स्टोर्स फुल हो जाए तब फ्यूल को लीजिए और उसे वापस जमीन में डाल दीजिए। जमीन में कहाँ डालेंगे? जितने ऑयल वेल्स हैं वापस उसमें डाल दीजिए। क्या वो वहाँ रहेगा? वहीं था वो। बेसिकली आप कंट्रोल Z दबा रहे हो धीरे धीरे करके। और एनर्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि आप मार सबका रिसर्च पे, हम ये करेंगे, हम ये पहाड़ तोड़ देंगे, उस पहाड़ से ये इतना लाइमस्टोन निकालेंगे, ये करेंगे। सर वही करो ना जो नेचर ने किया है, काहे लोड ले रहे हो? तो ये करें। और इसमें एक जो सबसे डम बात है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अमेरिका एक टाइम में स्मार्ट होता था लेकिन फिर डम हो गया। तो 60s में स्मार्ट थे, उन्होंने बुद्धि लगाया, प्रोजेक्ट बनाया, गाड़ी आगे पहुंचा दी। 1996 में जो आए वो लोग बोले कि अरे तो महंगा होगा। वे बात एकदम सच है, एकदम सच है। बस लोग वीड फूकने लगे उस टाइम पे कि 1996 में उनका क्लेम था, मतलब जो एक्वाटिक स्पीशीज प्रोग्राम का क्लेम था कि हम लोग का मिनिमम 2x ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये उस टाइम के हिसाब से उन्होंने कहा 1990s का क्या फ्यूल प्राइस है उसके हिसाब से मान लिए। वो उस टाइम कह रहे थे $15 पर बैरल फ्यूल प्राइस था। इनका क्लेम आ रहा था 30 से नीचे हम नहीं उतार पाएंगे। बाय द वे अभी का दाम 100 के आसपास पहुंच जाता है कभी कभी। मतलब अगर उस पर चलते रहते तो आज चिल मार रहे रहते। और बाय द वे उसी टाइम ओपेक ने दाम घटाया है। मैं एकदम श्योर हूं ओपेक में भी कोई समझदार रहा होगा, बोला बेटा अगर हम लोग ज्यादा दाम अभी बढ़ाए तो ये प्रोजेक्ट को ये लोग सही में यूज कर देंगे। क्योंकि देखिए एग्जैक्टली यही चीज सोलर और विंड में हुआ। सोलर बढ़ते रहा। शुरू में 10,000 रुपया देके आपको 100 वाट का पैनल मिलता था। आज 10-12 हज़ार रुपये दीजिए 500 वाट का पैनल मिला, 5 गुना का डेवलपमेंट हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि कभी इसको रोका नहीं गया। सोलर था उसको छोड़े नहीं, इसको छोड़ दिए, इसीलिए इसका दाम कभी नहीं घटा। सब कोई वही एक रट्टू तोता के तौर पे 2x है। अरे मान भी लीजिए कि वो 2x है, ठीक है, मान लीजिए कि आज भी आप उसे बनाते हो $200 पर बैरल निकलेगा, ठीक है, ये बात एकदम सच है। लेकिन वो कार्बन न्यूट्रल यानी कि घर बचा रहेगा, प्लैनेट बचा रहेगा रहने के लिए। दूसरा, वो कल उसका दाम घटेगा। क्यों घटेगा? फार्मिंग कर करके हम लोग कैसे इंप्रूव कर गए, ट्रक्स बनाने लगे, ट्रैक्टर्स बनाने, इंप्रूव करने लगे। शिपिंग करते करते कैसे उसका दाम घटने लगा, बड़ा बनाने लगे, इंप्रूव करने लगे। यहाँ पे भी करेंगे, बड़ा बनाएंगे, इंप्रूव करेंगे, रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा। रास्ता खुला हुआ है सर, रास्ता खुला हुआ है। शुरू के सोलर पैनल 5% इफिशिएंट होते थे, आज मेरे घर में जो लगा हुआ 21% इफिशिएंट है। तो बात वही रहता कि हम लोग वो
बस 1996 में जो ओपेक ने स्मार्ट काम किया ना कि भैया अभी दाम ओवर सप्लाई कर दो, मार्केट में दाम क्रैश कर दो, ये प्रोजेक्ट बंद करवाना है, वो उनका सबसे समझदार काम था। उन्होंने प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। अब सबको वही रट्टू तोता के तौर पे बोले अरे उसका दाम 2x होगा। अरे 2x आज भी होगा। अगर मान लीजिए 100 से 200 बैरल्स हो जाता है तो ये समझ रहे कितना बड़ा आपको सेफ्टी दे देता है। जैसे मान लीजिए कल कोई इंडिया में कोई बुद्धिमान आ जाता है कि भैया हमारे पास इतने सारे स्टेट्स हैं, सबके पास सी बॉर्डर है, सबका बायोटेक्नीशियन डिपार्टमेंट को बोलो भैया तुम लोग एक एक प्रोजेक्ट बनाओ, गाड़ी हमको खुला चाहिए, हमको चाहिए कि देश का एविएशन फ्यूल का जितना खर्चा है वो बाहर पे नहीं, हम अपने करते हैं। और उससे क्या फायदा होगा? ओपेक कभी भी दाम नहीं बढ़ा पाएगा। ओपेक वहीं तक दाम ले जा सकता है जहां पे हमारा आउटपुट जा रहा है, और हम लोग आउटपुट बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, दाम उसको घटाना पड़ेगा। सप्लाई डिमांड, और हमारा कार्बन न्यूट्रल है, पोल्यूशन कम करता है, अपने कंट्रोल में रहता है, हमें ओपेक से मांगना नहीं पड़ता, वेनेजुएला से नहीं मांगना, रशिया से नहीं मांगना पड़ता। अब प्लेन बना के चल चुके हैं, टेक इट एंड गो, हो गया सर टेक इट एंड गो। बाकी सब हम हाइड्रोजन करेंगे, हम अमोनिया हुल्लुलु करेंगे, हो गया सर टेक इट एंड गो। 1996 टेक इट एंड गो। तो वही बोल रहा है CO2 कैसे स्क्रब करेंगे? अरे वही करिए ना, यही बनाते रहिए और उसका जितना हाइड्रोकार्बन निकालिए, उसे कुक कीजिए और हैवी हाइड्रोकार्बन है वापस डाल दीजिए ऑयल वेल में, और उसको ये बोलिए पब्लिक को कि इमरजेंसी कभी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी होगा, आपको एक बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन चाहिए, निकाल लीजिएगा वापस। तो वही नथिंग, लॉ ऑफ फिजिक्स के अंदर कोई ऐसा चीज नहीं है जो इसके लेवल का एनर्जी दे सकता है, क्योंकि पूरी हमारी ह्यूमैनिटी इसी पे बनी है। हम लोग को बस वो जमीन को छोड़ के समुद्र में आना है। बेसिकली हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसका दाम जो है वो बाइट करना है। अभी शुरू में जैसे हमने सोलर के साथ किया, विंड के साथ किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ किया, वैसे ही करना है कि ठीक है इसे हम करेंगे सर, इसे हम करेंगे। देश को नेशनल सिक्योरिटी चाहिए, तो तभी तक नेशनल सिक्योरिटी हो सकती है जब तक हमारे पास एनर्जी इंडिपेंडेंस है। दूसरे के भरोसे रहेंगे, हमारे पास कभी इंडिपेंडेंस नहीं आएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और लॉ ऑफ फिजिक्स के अंदर कोई ऐसा चीज नहीं कि बोले जमीन पे आप बोले मैं एलजी से बनाऊंगा, ज्यादा मिलेगा? हाँ मिलेगा, एकदम मिलेगा। बस फ्रेश वाटर कहाँ से ला रहे हो पहले हमको ये बताओ। उतना फ्रेश वाटर किसी नदी में नहीं होता है जितना वो 1 साल के अंदर नदी साफ कर देगा। तो कहाँ से लाओगे? और समुद्र में क्या चीज की कमी नहीं है? पानी की कमी नहीं है। समुद्र में करो ना, काहे लोड ले रहे हो? और आपको चाहिए 100 स्क्वायर किलोमीटर, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर भी चाहिए। समुद्र में वो एक छोटा सा स्क्वायर बनेगा बाय द वे, पता नहीं चलेगा किसी को। इसीलिए बोल रहे हैं इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स को बोल दिया जाए जो समुद्र सी बॉर्डरिंग है कि भैया अहमदाबाद आप एक थोड़ा संभाल लो, अरे भैया आप थोड़ा सा ये संभाल लो, थोड़ा सा इधर उधर वाले एरिया को भी संभाल लो। सब कंपटीशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करें, धड़ के डेवलपमेंट हो जाएगा। बाय द वे इंडिया पिछले साल करीब 60,000 टन या 6,000 टन के आसपास एलजी निकाले हैं हम लोग को, लेकिन एलजी नहीं निकालना है हम लोग को, इसे हाइड्रोकार्बन निकालना है और वापस मटेरियल डालना, नहीं तो डिप्लीट होने लगेगा। हम लोग को तेल ज़्यादा चाहिए। तो ये बोल रहे बायोफ्यूल, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मतलब समझिए फोर फादर्स, मतलब जिनके बनाए हुए घर पे हम लोग रह रहे हैं, उन्होंने सही रास्ते पे चले। फिर उसके बाद उसके दादाजी आए कि भैया हम इसे और सुधार सकते हैं, वो भी सही रास्ते पे चले। फिर हम लोग 1996 में क्या फूके नहीं पता। और ये मुझे और बहुत शर्म आता है कि इंडिया में इतने बायोटेक होने के बाद कोई नहीं बोल रहा कि यार इसको हम कर लेते हैं ना, लॉन्ग टर्म कर लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं बोल रहा है सबको हम आज़ादी चाहिए। इट्स लाइक तेल तो आपका आ रहा है बाहर से, आज़ादी कहाँ से मिलेगा आपको? बनाइए, ऑप्शंस हैं, पेपर अवेलेबल है। लाइक, और एक बार रिलायंस ट्राई भी किया, वो एलजी पे किया। इसलिए किसने वीड फुकाया था उसको कि भैया एलजी का बोलते फ्रेश वाटर बहुत लगता है। मुझे पता है, 1996 से पता है। तो वही समझिए, ये बायोफ्यूल एक महा बेवकूफ़ी थी इंसानियत की कि भैया हम लोग मतलब समझिए सोने की चिड़ियाँ आ गई, बोर होकर छोड़ दी है। भैया सोलर पे हम लोग कितना मेहनत किए, मोबाइल फोन पे कितना मेहनत किए, कितना मेहनत किए चीज पे किए, उसका 10% इसको कर देते, बोलता भैया आप लोग तो गिनते भी नहीं ग्लोबल वार्मिंग को। था एक बार थोड़ा CO2 बढ़ रहा था, फिर खा गए हम लोग उसको। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन ये समझिए कि मैं एकदम क्लियर करता हूँ, हाइड्रोजन का बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज़ है। क्या हमें एक ऐसा हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए जिसमें मतलब प्रदूषण कम होता है? एकदम चाहिए, अब भी चाहिए। तो बहुत सारे जगह पे इसका ज़रूरत है। जैसे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑयल और फैट्स के प्रोसेसिंग में ज़रूरत होता है, अमोनिया का प्रोडक्शन में ज़रूरत होता है, मेथनॉल के प्रोडक्शन में ज़रूरत होता है, मेटल रिफाइनिंग में ज़रूरत होता है। यानी कि बिना हाइड्रोजन के आपकी देश नहीं चलने वाली है। इंडिया में भी बहुत हाइड्रोजन बनता है, बस हम लोग CNG लेते हैं, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेसिकली लेते हैं, उसे स्टीम रिफॉर्मिंग करते हैं, उससे हाइड्रोजन निकल जाता है, लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैं श्योर नहीं हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की मोनोऑक्साइड, मतलब बेसिकली कार्बन निकाल देता है वो, लेकिन आप समझिए आप इमिट कर रहे हो कार्बन। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत क्लियर है, कोई भी बोल रहा है कि मेरे को हाइड्रोजन बनाना आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हम उसको ऐसे करना चाहिए, बहुत अच्छी बात, जरूरी है। बोल रहे बिना मेटल के देश कैसे चलेगा, बिना अमोनिया, बिना मेथनॉल और बहुत सारे और भी चीज़, बोले पूरे फूड इंडस्ट्री है और फार्मास्यूटिकल भी है, बहुत सारी इंडस्ट्री बिना हाइड्रोजन के नहीं चलने वाली है, क्लियर कट। तो गड़बड़ कहाँ हुआ? गड़बड़ हुआ जब हम लोग ये ग्राफ भूल गए, और ये गड़बड़ हो गया कि पीरियोडिक टेबल लोग भूल गए कि भैया पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कहाँ है, इज द लाइटेस्ट फ्रिकिंग एलिमेंट।
हम लोग का स्कूल में एक तो चार्ट था जिसमें हाइड्रोजन ऊपर में रखे हुए थे ऐसे पिरामिड के तौर पे। वो ज़रूरी है कि भैया वो वन ऑफ द लाइटेस्ट है, उसे आप कैरी कैसे करोगे? इट्स वन ऑफ द लाइटेस्ट, हवा से हल्का है सर, हवा से हल्का है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहां आप बोलते हो कि सर हाइड्रोजन ऐसे कंपोनेंट जो मुझे चाहिए, बम बम, आप बोलोगे हाइड्रोजन से मैं एनर्जी कैरी करूंगा कि एनर्जी स्टोर करूंगा या एनर्जी से गाड़ी चलाऊंगा, तब आप फूकने लगे हो सर। और सीविड नहीं फूक रहे हो आप, गंदा चीज़ फूक रहे हो। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि उसमें कन्वर्शन इनएफिशिएंसीज होती हैं, यानी कि जब आप बैटरी में एनर्जी डालते हो ऑलमोस्ट उतनी एनर्जी आप निकाल सकते हो। 95% आप आराम से डाल, मतलब 100 डालो 95 यूनिट निकालो, 100 यूनिट 100 डालो 95 निकालो। हाइड्रोजन में आप रो गा के भी 40-50 ही निकाल पाओगे, रो गा के। रियल लाइफ में आज तक बहुत कम ही लोग उतना पहुंचा है, और जितना यूनिट से जो उतना एफिशिएंट है उसका दाम पूछते ही नहीं है। तो समझना बहुत जरूरी। कन्वर्शन मतलब आप बोल रहे हो बहुत सारे स्टेप्स कर रहे हो। बैटरी में क्या, बैटरी में कुछ बदल नहीं रहा है। आप हाइड्रोजन के साथ क्या करोगे? पहले पानी लोगे, पानी को ये करोगे, फिल्टर करना पड़ेगा, फिर पानी के उसको डिस्टिल करना पड़ेगा, डिस्टिल करने के बाद हाइड्रोजन निकलेगा, बहुत लो डेंसिटी होगा, उसे कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेस करके आपको स्टोर करके उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर वहाँ उसे आप दोबारा फ्यूल सेल में डालोगे, फ्यूल सेल में उसे वो रिएक्ट कराएगा, रिएक्ट करने के बाद आउटपुट हॉट स्टीम होता है, यानी कि एनर्जी वहाँ भी वेस्ट हो रहा है, जो उससे वाटर निकलता है वो हॉट स्टीम रहता है। मतलब बहुत हॉट नहीं, मतलब कि ये नहीं है क्या बोलते हैं, मतलब आपका वाटर वेपर समझिए, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन वेस्ट एनर्जी तो वहां पे भी हो रहा है, फिर आपको बिजली मिल रही है, या शांति से बैटरी से कर लो, काम खत्म। तो लॉजिक वही है कि बहुत वेस्टफुल है। क्या आप हाइड्रोजन पे इकोनॉमी बना सकते हैं? जरूरी है, बोलते रहे भैया हमारा फूड इंडस्ट्री नहीं चलेगा, मेटल इंडस्ट्री नहीं चलेगा, अमोनिया नहीं चलेगा, वो सबको हटाइए। जो वो खपत हो रहा है अभी इंडिया में, उस जगह पे क्लीन हाइड्रोजन डालिए, बल्ले बल्ले आपका भी भला, हमारा भी भला, और खासतौर पर हमारा भला होगा, क्योंकि अगर बाहर से हमें गैस खरीद के उसको ये नहीं करना पड़ रहा तो उससे बढ़िया क्या है? मतलब कल को ओपेक बोलेगा हम ये कर देंगे, इसलिए जाओ यार, अपना हाइड्रोजन है, हम लोग को अपना सीवीड है, क्या टेंशन लेंगे? तुमको जो करना करो, जो करना हमको क्या लेना देना है। नहीं बोला, अमेरिका एक टाइम में स्मार्ट होता था। तो ये एनर्जी कैरियर के तौर पे आप यूज करोगे तो मारे जाओगे। क्यों मारे? बताए, कन्वर्शन स्टेप्स ही इतने सारे, केमिस्ट्री में आप पढ़ो कितने स्टेप्स उसमें जा रहे हैं, सबका हिसाब लगाओ, रो दीजिएगा 50-60% इफिशिएंट लाने में भी। और उसके बाद ये पे समझिए कि ऐसा हो कैसा रहा है। अगर मैं बता पा रहा हूं तो कोई और क्यों नहीं बता? सब लोग बता रहे हैं। जो लोग भी थोड़ा सा भी रिसर्च पेपर खोजते हैं उनको तुरंत मिल जाएगा। कम से कम 10 देश मेहनत किए थे हाइड्रोजन के पीछे ऑयल एम्बार्गो के टाइम। ऑयल एम्बार्गो के टाइम में सबको भूत काटा था कि भैया कुछ हमें चाहिए। उसी टाइम अमोनिया पे भी काफ़ी रिसर्च हुआ और उसी टाइम हाइड्रोजन पे भी रिसर्च हुआ, और हाइड्रोजन का जितना आज पेपर वर्क है वो सारे उस पेपर वर्क पे बनाया गया है। और उस टाइम पे सब लोग ट्राई किए, एंड में रिजल्ट ये आया कि जेट इंजन उस टाइम में, मतलब आप समझो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, जेट इंजन का इनोवेशन अब स्टार्ट हुआ है। जेट इंजन इफिशिएंट नहीं होता था, तो ये बात एकदम सही थी कि आपका जेट फ्यूल यानी कि JP8 जैसे समझ लीजिए, वो बहुत हाई एनर्जी है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंजन यूज़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मतलब उसमें इंजेक्टर डिज़ाइन, बर्नर डिज़ाइन ये सब उतना एडवांस नहीं था। गाड़ी अभी खुली है, वो बेयरली काम कर रहा था, उतना हॉट नहीं हो रहा था, एनर्जी नहीं निकाल पा रहे थे। तो उससे निकाल कितनी एनर्जी थे तो वो यहाँ पे आ गया था, मतलब बहुत लो एफिशिएंसी। आप लोग पढ़े होंगे कि एडिसन के टाइम में जो स्टीम पावर प्लांट रहते थे 2-3% इफिशिएंट होते थे। ये वही वाली बात है, जेट इंजन बना ही था तो इफिशिएंट उतना नहीं था। तो उस टाइम आइडिया है कि हाइड्रोजन जलाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इफिशिएंटली जलाना बहुत आसान है। तो बात आ गई आपका ये इनएफिशिएंसी के चलते आप यहाँ जाते थे जेट में, और हाइड्रोजन के चलते ऊपर आ जाते। तो उस टाइम उन्होंने हाइड्रोजन पे काफ़ी रिसर्च किया। तो क्या हुआ, किसी को समझ में आ गया कि ज़्यादा सस्ता पड़ता है भैया जेट इंजन इफिशिएंट बनाओ। जेट इंजन आज की इफिशिएंसी यहाँ पे है, यानी कि आप पहुंचने वाले भी नहीं हो। और फिर दूसरा, हम हाइड्रोजन कंप्रेस कर देंगे, इसीलिए बोले कि लोग पढ़ते लिखते नहीं है स्कूल में, या तो पॉन बनाते हैं या देखते हैं। तो लिटरली अगर उनको पता रहता है कि सर कंप्रेस कर देने से आप लिक्विड से ऊपर नहीं चले जाओगे, लिक्विड हाइड्रोजन डज नॉट हैव एनफ डेंसिटी। सारे प्लेन्स पे लिक्विड हाइड्रोजन पे मेहनत किया है। अभी आपको प्रूफ चाहिए? अभी देखिए एयरबस जो हाइड्रोजन पे काम कर रहा है, लिक्विड हाइड्रोजन नहीं, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन है। और लिक्विड हाइड्रोजन पे ये बनाया जा चुका है, फाइटर जेट्स भी बनाया जा चुका है, जंबो जेट यानी मतलब पैसेंजर एयरक्राफ्ट वो बनाया गया है, उड़ाया भी गया। सोवियत यूनियन बनाया, उड़ाया, अमेरिका बनाया, उड़ाया, और सबका एंड में यही है सर, ना तो ये पेलोड देगा, मतलब कितना टन आप ले जा सकते हैं, तो ना तो आपको ये स्पीड देगा क्योंकि ज़्यादा तेज नहीं चल सकते, ना तो रेंज देगा। मतलब क्यों भैया, बॉईल कर जा रहा है ना, फ्यूल बॉईल कर जा रहा है। कहता सर अपने टंकी रखा था फुल, क्या हुआ, खत्म हो गया, बॉईल कर गया सर। इंडिया में तो क्या स्पीड से बॉईल करेगा भाई, इंडिया का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। टारमैक पे यानी प्लेन जहाँ रनवे पे रहेगा, फ्यूल बोलेगा सर आधा फ्यूल तो खत्म ही हो गया, उड़ाएं क्या फिर चलिए इसको फिर से रिफिल कीजिए। इसीलिए आप देखिए रॉकेट्स में जब लिक्विड हाइड्रोजन झेलना पड़ता है, कितना तिगड़म लगता है उनको रिफ्यूल करने में, और वो भी लॉन्च करना है उससे 1 मिनट पहले पाइप निकालते हैं, रख नहीं सकते ज़्यादा देर। मीथेन तो थोड़ा मोड़ा मेहनत भी कर लीजिए, लिक्विड मीथेन, लेकिन हाइड्रोजन बोलो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो छूता है।
तो यही गड़बड़ हो रहा है। जेट, इसीलिए मुझे पायलट्स को पता है कि इस पर नहीं चलता है। पायलट्स लोग एविएशन फ्यूल में जा चुके हैं, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में, जो कि सीवीड से बनाया जाता है या कुकिंग ऑयल का वेस्ट से बनाया जाता है। तो वो गाड़ी खुल चुकी है, उनका क्लियर है भैया यहाँ पे आए बिना नहीं काम होगा। तो बाकी लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि आप नहीं मेहनत करते हो। ये ग्राफ हर साइंस बुक में अवेलेबल है, हर इंसाइक्लोपीडिया में अवेलेबल है। आप मेहनत नहीं करते तो आपके पॉलिटिशियन नहीं मेहनत करते, पॉलिटिशियन नहीं मेहनत करते वो तो आपकी ले लेते हैं। सब हमको कितने लोग बोले कि अरे कंप्रेस कर देंगे हाइड्रोजन, इस लाइक भाई वो और कम है। आप 700 बार कंप्रेस कीजिए तो भी आपको बेयरली 4-5 मिलता है। और फिर बोलेंगे कि एक जेन्युइन बात है कि अगर आप हाइड्रोजन पे ट्रक चलाने लगते हो, मतलब जैसे दिल्ली का बस करने लगते हो, दिल्ली की पब्लिक की वाट लगा देते हो, उसके बाद आपका एक फायदा होगा कि भैया हम हाइड्रोजन तुरंत रिचार्ज कर सकते हैं। बात एकदम सच है, ठीक है। आप डाले 2 मिनट में रिचार्ज हो गया। सर बैटरी स्वैप कर लो, सेम टाइम में होगा, सस्ते में भी होगा। और बाय द वे हाइड्रोजन का जो इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका दाम इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कम 4 गुना ज्यादा होगा मिनिमम। भाई बैटरी स्वैप कर लो। चाइना कब का कर लिया कि भैया उनको ट्रक चाहिए, ट्रक में कैसे बैटरी लगाए? नहीं लगाए, ट्रक के भी ऊपर में ये लगाती है स्वैपेबल बैटरी, क्रेन जाके उठा लेता है। मतलब एक छोटा सा उनका डिपो है, जैसे हम लोग का होता है ना वेटिंग का डिपो, वैसे वहाँ डिपो है, वो छोटा सा क्रेन उठाया, बैटरी उठा दिया, नया बैटरी लगा दिया, काम खत्म, जाओ। बैटरी अपना धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। टिकट इनको दो, वही 4 मिनट लगता है जो आपको लेके पाइप करने में लग रहा है, और बस हाइड्रोजन का खर्चा बच जा रहा है और इनइफिशियंसी नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे काफी लोग हम सोलर से हाइड्रोजन बनाएंगे, इसलिए सोलर पैनल आसमान से गिर रहा है, सोलर पैनल आसमान से गिर रहा है, उसका इन्वर्टर आसमान से आ रहा है। भैया मैंने वो सब किया है, खर्च बहुत होता है बहुत खर्च होता है उस सब में। कि भैया अगर आप 10 मेगावाट में काम कर सकते हो तो 28 मेगावाट में क्यों काम करना चाह रहे हो? 10 में काम करो ना, 28 का एक्स्ट्रा खर्चा क्यों उठा रहे हो? तो लॉजिक वही है कि 8, जो लोग भी मैथ करते हैं, यानी कि ये लेके पेपर पेन लेके मैथ करते हैं, उनको पता चल जाता है 8:30 से कम है। वाह, सब लोग बोलेंगे मेगा जूल पर किलोग्राम, उसमें ऐसा कैरी कैसे करोगे? पहले हमको ये बताओ ना, कैरी कैसे करोगे? तो वही समझ कि जिनको है कि सर हमको चाहिए वो क्विक रिचार्ज, वो बात एकदम सही, वो उसका एक एक्चुअल बेनिफिट है, बट बोल रहे हैं ना कि उसका भी ऑप्शन है। आपको चाइना कर रहा है, इंडिया में टाटा कर रहा है, हम लोग लेकिन हाइड्रोजन कर ले लेंगे। तो ये जेन्युइनली बहुत बड़ा इंसानियत की स्टुपिडिटी है कि मेगा जूल पर किलोग्राम को मिक्स कर दिया हम लोग मेगा जूल पर लीटर से। और ये कर चुके हैं, बोल रहे हैं, मैं थक चुका हूं। लोगों को रिसर्च पेपर देखा 1970 में किए थे सर, 1932 में किए थे, सबको पता था, V2 रॉकेट के टाइम में पता था, कर चुके हैं। इसलिए, और वो भी मैं क्लियर कर दूं कि उस टाइम क्यों भूत काटा था सबको, क्योंकि जेट इंजन इफिशिएंट नहीं था। लेकिन जेट इंजन आज यहाँ है, यानी कि 160% इफिशिएंसी चाहिए हाइड्रोजन में, लॉ ऑफ फिजिक्स ब्रेक कर दोगे, वो होने से रहा। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं क्लियर कर दूं, हाइड्रोजन हमें चाहिए, बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए चाहिए, लेकिन एज ए एनर्जी कैरियर आप देश की वाट लगा दोगे। अब बात करते हैं बायोगैस। बायोगैस समझिए, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है कार्बन न्यूट्रल फ्यूल का, यानी कि ये CO2 रिलीज करता है लेकिन ये एडिशनल नहीं है, वो साइकिल कर रहा है, डिंकेज क्या कर रहा है उसमें। तो और उसका एक दूसरा फायदा मिलता है, ये हैवी लोड संभाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि बैटरी स्वैप करने वाला ट्रक चलाओ या बायोगैस से चलने वाला CNG ट्रक चलाओ, CNG ट्रक सस्ता पड़ेगा और सारा चीज नॉर्मल रहेगा, तो हैवी लोड भी ले सकता है। प्लस स्टोरेज, टंकी है, टंकी में स्टोर करो, लेकिन टंकी में स्टोर करो, कोई लोड नहीं लेना है। और यहाँ पे समझिए, आपको थोड़ा डरावना बात समझना पड़ेगा, जो बायोगैस है यानी कि CH4 यानी कि मीथेन जो हमारे पीछे से निकलता है, वो 80 गुना ज़्यादा हार्मफुल होता है CO2 से हीट ट्रैपिंग में। यानी कि अर्थ में जो एनर्जी आ रहा है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ये सन जो है एक रिएक्टर है, ब्रॉड बैंड इमिटर है, वो सब छोड़ रहा है, अल्ट्रावायलेट छोड़ रहा है, इंफ्रारेड छोड़ रहा है, वो पूरा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम वो छोड़ रहा है, दबा के छोड़ रहा है, धरती में घुसा गया है। ठीक है, धरती में घुस जा रहा है। धरती क्या कर रहा है? धरती गर्म हो जाता है, फिर रात की तरफ जैसे घूमता है, यानी स्पेस में हम लोग कपल करते हैं, तो धरती इंफ्रारेड के माध्यम से बाहर निकालने लगता है एनर्जी, अपने आप को चिल करने लगता है। इसलिए भैया चिल करो, तो हम लोग को ऐसा चिल कर लेता है। प्रॉब्लम यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो इंफ्रारेड जैसे धरती इमिट कर रहा है, उस इंफ्रारेड को बोलता है भैया तुम वापस जाओ। तो थोड़ा तो बढ़िया बात है, नहीं तो हम लोग रात को बर्फ बन जाते हैं और दिन में पिघल जाते हैं। थोड़ा सा बैलेंस कर रहता है सब चीज में, बम बम। अब ज्यादा अगर हो जाता है तो ज्यादा हीट ट्रैप रह जाता है, यानी रात को भी 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, रात को भी 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, रात को 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वो काम करने का पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं GW, ग्लोबल वार्मिंग P, GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। वो CO2 का 1 माना गया है, CO2 स्टैंडर्ड है कि ये 1 है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि कोई चीज़ इससे ऊपर है या नीचे है। मीथेन का शुरू का 20 साल में, यानी मीथेन रिलीज हो गया 1 टन, तो वो कितना वाट लगाएगा आप समझिए, 80 गुना। शुरू का 20 साल में वो 80 गुना वाट बचाएगा, फिर धीरे धीरे वो 20 हो जाएगा, क्योंकि मीथेन जो है वो जनरली ऑक्सीडाइज कर जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन से शादी कर लेगा, तो तब वो घट जाएगा। तो लेकिन तब भी मतलब कि हाफ लाइफ वाला सिचुएशन हो जाता है, तो जो बचे हुए हैं वो 20x तब भी रहेंगे 100 साल में, यानी कि आप मरने वाले हो।
अगर हम लोग बायोगैस जो रिलीज हो रहा है बायो मटेरियल से, हमारे पीछे से जो पूरा एक इकोसिस्टम, इसे हम लोग नहीं सील किए, ये हम लोग एक्सपोज कर दिए धरती को। यानी कि बात एकदम सही है, काफी जगह आप लोग पढ़ते होंगे कि 20 गुना ज्यादा है CO2। पहली बात, CO2 को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है प्लैनेट, आप उससे 20 गुना ज्यादा पोटेंट टॉक्सिन डालोगे, उसकी बैंड बच जाएगी। और 80 गुना ज्यादा, यानी कि शॉर्ट टर्म सर्ज जो देगा, हम लोग मारे जाएंगे। और इसीलिए आप लोग देखते हो जितने भी बायोगैस प्लांट्स रहते हैं उसमें फ्लेयर दिया जाता है, और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी देखेंगे फ्लेयर्स रहते हैं। कभी भी डायरेक्ट गैस को नहीं रिलीज किया जाता है, क्योंकि अगर मीथेन लीक हो रहा है, मान लीजिए आपका ओवरफ्लो हो रहा है टैंक, तुरंत उसको जला देंगे, क्योंकि CO2 बेटर कंपेयर टू CH4। CO2 दर्द देगा, CH4 आग लगा देगा, एक्चुअली आग लगा देगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बोले CO2 हार्मलेस लगता है कंपेयर टू मीथेन, तो मीथेन हमें रोकना ही है। अब यहाँ पे एक बात आ जाता है कि महंगा होगा, बायोगैस का पूरा इकोसिस्टम बनाना महंगा होगा। क्या वो बात सच है? एकदम सच है। तो क्यों करना चाहिए? इंश्योरेंस समझ के कीजिए। जैसे कि आप किसी भी शहर को देखते हो, मुंबई लो, किसी को भी दिल्ली लो, वहाँ पे एक बहुत बड़ा खर्चा किया जाता है कचरा निकालने के लिए, राइट? हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? बिना उसके रह नहीं पाओगे ना। तो आप वैसे सोच के करो बायोगैस पे। बायोगैस पे मिसाइल इसलिए मारो ताकि आप फ्यूल निकल रहा है, वो बस आप ऐसे समझो कि तो हमारा खर्चा कम कर रहा है। उसे कभी भी मत सोचो कि उससे नेट पॉजिटिव है, वो सोचना नहीं है। आपको ये समझना है कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हैं और वो जो फ्यूल बेच पा रहे हैं वो फ्यूल हमें बस दाम कम कर दे रहे हैं। यानी कि 100 करोड़ मान लीजिए 1000 टन के लिए लग रहा है, 100 था ज़्यादा ही बोल दिया, बट मान लीजिए अपना 100 करोड़ लग रहा है 1000 टन संभालने के लिए, तो अब आपका 90 करोड़ आपको ये मिल जा रहा है, क्या बोलते हैं, आपको फ्यूल से रिकवरी हो जा रही है। तो ठीक है, 10 करोड़ ही लग रहा है, 10 करोड़ लग रहा है, आप बचा रहे हो भैया। उससे ज़्यादा तो हम लोग खर्च करते हैं आपका नॉर्मल वेस्ट को संभालने के लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे इंश्योरेंस करना होगा, यानी कि ऑप्शनल नहीं है। गैस के लिए आप पाइपलाइन भी बना सकते हो, ये करते आ रहे हैं भैया। साइबेरिया से आया हुआ है भैया, रशिया से चाइना तक पाइपलाइन बना हुआ है, रशिया से जर्मनी तक पाइपलाइन बना हुआ है। ये सब पाइपलाइन बना सकते हो। इसमें क्या चलता है? CH4। बायोगैस क्या है? CH4। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इसका दूसरा फायदा कि आपको कोई पावर प्लांट नहीं चीज करना। बहुत सारे इंडिया में पावर प्लांट्स हैं, दिल्ली में खासतौर पे, जहाँ पे आपको ये वाले मिलेंगे, यानी जेट इंजन, जेट पावर प्लांट चलते हैं। तो उसमें क्या आप मीथेन डाल सकते हैं? कोई टेंशन नहीं। आधा से ज्यादा बाय द वे नेचुरल गैस ही चलता है, कोई टेंशन नहीं। आप स्विच कर दीजिए, पता नहीं चलेगा। इट्स लाइक चिल ब्रो, वी गुड। आप स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए मीथेन खूब बन रहा है, स्टोर करते जाओ ना, कोई टेंशन नहीं। आपको बहुत ज्यादा स्टोर करना है, लिक्विफाई कर दो, LNG बना दो। LNG का तो अपने पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, करो, कोई टेंशन नहीं है। तो वही समझिए कि आपको ये समझिए आप वेस्ट घटा रहे हो, इस नजरिए से आपको करना है। अपने वेस्ट घटा रहे हैं, धरती का भी भला कर रहे हैं, और आपको फर्टिलाइजर नेक्स्ट साइकिल के लिए मिल जा रहा है। और ये मैथमेटिक्स है जो मैं बोल रहा हूँ कि किलोग्राम में आप कंपेयर कीजिएगा, लगेगा और हाइड्रोजन से बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि आपने स्कूल में ध्यान नहीं दिया कि भैया वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, उसका साइज बहुत ज्यादा होता है। आप लिक्विफाई करोगे, ठीक है, लिक्विफाई करो। LNG 1 मानते हैं, ठीक है, क्यों? LNG के कैरियर्स होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, LNG कैरियर्स का भाव बढ़ गया था। तो LNG कैरियर को आप 1 मान लो। अमोनिया में उतनी एनर्जी ले जाने के लिए कितना बड़ा टंकी चाहिए होगा? 1.9x। इसलिए बोले CH को आप छोड़ के कोई चीज नहीं है जो उतनी एनर्जी दे। अब हाइड्रोजन में 2.5x, यानी कि अगर समझ लिया लगभग 3 टंकी रहता है, तो 3 टंकी में जितना LNG जा रहा है, जितनी एनर्जी जा रही है, जितना मेगावाट जा रहा है, उतना ले जाने के लिए आप नहीं ले जा सकते। आपको उससे बड़ा शिप बना पाए या उससे कम एनर्जी कैरी करना पड़ा। ऑब्वियसली नया बड़ा शिप नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि शिप जो बना चुके ऑलमोस्ट लार्जेस्ट पॉसिबल है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें बायोगैस पे चाहिए, क्योंकि बायोगैस ऑलमोस्ट हमारे सारे समस्या का सॉल्व करता है। एक कार्बन न्यूट्रल सोर्स देता है, प्लस पर्यावरण को बचाता है। वो हमें इस तरह से करना है कि सर पर्यावरण बचा रहे हैं, क्योंकि कल को हम जिंदा रहेंगे तभी जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे। 55 डिग्री सेल्सियस छूने लगा, प्लांट्स जल जाएंगे, यानी कि उनका प्रोटीन डैमेज हो जाएगा, वो काम नहीं करेंगे। अब क्या, और पानी बचा कहाँ है? हम लोग डैम बना के तो जो नदी का सोर्स था वो ही खत्म कर दिया। अब सब लड़ रहे हैं नदी, उससे बच, नदी को कुछ नहीं होता। इसलिए जमीन सूख गया है, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है, रोज सरकार रेड अलर्ट कर रही है, और ये सरकार डैम बहुत बढ़िया है, इसलिए लड़ो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बायोगैस जो है हमारा एक मिस्टेक था कि उस पर टूट नहीं पड़े। अगर शुरू से पड़ ले, और अभी तक तो शायद उसका दाम भी कम हो जाता कि बायोगैस कैसे करते हैं, कहाँ से बनाते हैं, वो सारा कम हो जाता। तो ये सब इंसानियत को कुछ स्टुपिडिटीज़ को मैंने आपके सामने लाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिया, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।